माय गॉड, मतलब मेरी लाइफ की पहली बार मैं बर्फ देख रहा हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लद्दाख 2026 सीरीज के एक और एपिसोड में। अब पिछले एपिसोड के एंड में एक ही सवाल था कि क्या हम इतनी रात और इतनी ज़्यादा ठंड में लामायुरु से वापस लेह पहुंच पाए या नहीं। अब लामायुरु और मूनलैंड को एक्सप्लोर करते करते शाम के 5 बज चुके थे और ठंड काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई थी, पर हम लोगों के पास वापस लेह आने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। तो फिर हम बाइक शुरू कर कर निकल पड़ते हैं वापस लेह आने के लिए। अब रात भले ही हो चुकी थी, पर रास्ते में आने वाली एक जगह जिसको हमें मिस नहीं करना था, जो कि है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। अब लद्दाख के पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ ये गुरुद्वारा सिख कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है 16th सेंचुरी में अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे। अब इस गुरुद्वारा की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी ये है कि जब गुरु नानक देव जी यहाँ पर बैठकर तप कर रहे थे, तभी पास में आए हुए एक पहाड़ी की चोटी से एक राक्षस ने गुरु नानक देव जी को चोट पहुंचाने के इरादे से एक बहुत ही बड़ा पत्थर उनकी तरफ फेंका। जब वो पत्थर आकर गुरु नानक देव जी को लगा, तब वो पत्थर मोम की तरह पिघल गया और उसके ऊपर गुरु नानक देव जी की छाप रह गई। और वो पत्थर आज भी इस गुरुद्वारा के अंदर मौजूद है और वो गुरु नानक देव जी की छवि उस पत्थर के ऊपर आज भी देखी जा सकती है। और इसी वजह से इस गुरुद्वारा का नाम पत्थर साहिब गुरुद्वारा है। अब हम लोग भी गुरुद्वारा मत्था टेक कर कुछ पल सुकून के गुजार कर गुरुद्वारा की चाय पीकर फिर हम लेह के लिए निकलते हैं। अब रात करीब 9 बजे फाइनली हम लेह पहुंचते हैं और पूरे दिन की इतनी ठंड में थका देने वाली राइड के बाद सिर्फ एक ही मिशन था हम लोगों का, गर्म गर्म खाना और फिर सीधा आराम। लेकिन लद्दाख ने उस रात हमारे लिए एक और सरप्राइज प्लान करके रखा था। तो अभी जैसे हम लोग खाने बैठे थे एंड बाहर देखा तो बर्फबारी शुरू हो गई है। माय गॉड, मतलब मेरी लाइफ की पहली बार मैं बर्फ देख रहा हूँ इस तरीके से। बचपन से स्नोफॉल सिर्फ मूवीज, फोटोज और यूट्यूब वीडियोस में ही देखी थी, लेकिन जब पहली बार अपनी आंखों के सामने आसमान से गिरते हुए स्नोफ्लेक्स देखे तो एक अलग ही फीलिंग थी। उस वक्त ठंड कितनी थी ये मैटर नहीं कर रहा था, बस मन कर रहा था कि इस मोमेंट को जितना हो सके उतना एंजॉय कर लूँ। उस रात लद्दाख ने हमें एक ऐसी मेमोरी दी जो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब वैसे तो हमारा अगले दिन प्लान था कि सुबह जल्दी उठकर थिक्साई मोनेस्ट्री की मॉर्निंग प्रेयर अटेंड करने जाने का, पर कल की इतनी लंबी राइड के बाद हमने रेस्ट करना ज़्यादा प्रीफर किया और फिर हम फ्रेश होकर थिक्साई मोनेस्ट्री का प्लान स्किप कर कर हम सीधा निकल पड़ते हैं हेमिस मोनेस्ट्री के लिए। अब थिक्साई के पास पेट्रोल भरवाने के बाद हम हेमिस मोनेस्ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी ही देर आगे चलने के बाद लेह मनाली हाईवे से राइट मुड़ते ही रास्ता इंडस वैली की तरफ जाने लगता है और कुछ ही देर बाद हम पहुंचते हैं स्ताकना ब्रिज पर। ये ब्रिज इंडस रिवर के ऊपर बना हुआ है और बिल्कुल सामने पहाड़ी के ऊपर स्ताकना मोनेस्ट्री नजर आती है। ब्रिज पर लगे हुए रंग बेरंगी प्रेयर फ्लैग्स
नीचे शांत बहती हुई इंडस रिवर और चारों तरफ बर्फ से ढके हुए माउंटेन पीक्स। पूरा सीन किसी पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था। लद्दाख की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत कभी कभी रास्ते बन जाते हैं, और स्ताकना ब्रिज भी उन्हीं जगहों में से एक है। तो हमने भी यहाँ कुछ देर रुककर फोटोज क्लिक किए, थोड़ा व्यू को एंजॉय किया, और फिर हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हेमिस मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ गए। सो फाइनली हम लोग हेमिस मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं, और इस मोनेस्ट्री के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूं तो ये ऐसे कहा जाता है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री है आउट ऑफ ऑल। और ये रिचेस्ट इसीलिए है क्योंकि इस मोनेस्ट्री के ऊपर कभी भी इन्वेजन नहीं हुआ है, मतलब कभी भी इसको लूटा नहीं गया है उसकी पूरी हिस्ट्री में, जिस वजह से ये वन ऑफ द रिचेस्ट मोनेस्ट्री मानी जाती है। इसको ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ बनाती है वो है इसका लोकेशन। ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, मतलब एक तरीके से बोलो पहाड़ों में छुपी हुई एक ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। और वो भी इतनी बड़ी है ये मोनेस्ट्री कि आप इसके कोर्टयार्ड में खड़े रहकर आसपास के जो पहाड़ है उनको देखोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मोनेस्ट्री का स्केल, आपको पता चलेगा कि इन पहाड़ों के सामने भी ये मोनेस्ट्री का स्केल बड़ा लगता है। और वो चीज़ इस चीज़ को, मतलब इस मोनेस्ट्री को और ब्यूटीफुल बनाती है। प्लस एक और चीज़ मैं बताऊँ इस कोर्टयार्ड के बारे में, तो ये जो कोर्टयार्ड है ये वन ऑफ द बिगेस्ट कोर्टयार्ड है मोनेस्ट्री का। और यहाँ पर जब इनका फेस्टिवल होता है यहाँ पर मॉन्क्स एक डांस परफॉर्म करते हैं जिसको छांग डांस बोला जाता है, और वो डांस को और वो फेस्टिवल को एक्सपीरियंस करने का मज़ा और ही है, तो उसको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, बट मेरी पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरी बहुत इच्छा है हेमिस, मतलब मोनेस्ट्री का, कोई भी मोनेस्ट्री का फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, बट स्पेशली हेमिस का, क्योंकि मुझे इसका ये कोर्टयार्ड देखकर ही ऐसा लगता है कि इसका एक्सपीरियंस मैसिव रहेगा जब भी होगा तो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब यहाँ कुछ ही देर में हमें एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि शायद से ऑफ सीज़न की वजह से टेम्पल के कुछ सेक्शन और म्यूज़ियम भी बंद था। लेकिन इसी बीच हम मोनेस्ट्री की दीवारों पर बनी हुई इन खूबसूरत पेंटिंग को देख रहे थे, और तभी हमारी नज़र पड़ी इस भवा चक्रा पर, जिसे व्हील ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। पहली नज़र में ये सिर्फ एक कलरफुल पेंटिंग लग सकती है, लेकिन ध्यान से देखो तो इसके हर हिस्से के पीछे एक गहरा मैसेज छुपा हुआ है। सबसे सेंटर में बने हुए 3 जानवर, सूअर, सांप और मुर्गा, इग्नोरेंस, एंगर और ग्रीड को रिप्रेजेंट करते हैं। बुद्धिज्म के हिसाब से ये 3 ही इमोशन इंसान के दुख और परेशानियों की जड़ माना जाता है। इनके बाहर बना ये बड़ा चक्र लाइफ के एंडलेस साइकिल को दिखाता है, जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर से पुनर्जन्म। और इसके हर सेक्शन का अपना अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है, जिसके बारे में आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरा व्हील यमा के हाथों में दिखाया गया है, जो हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। इसीलिए भवा चक्रा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया है, जो हमें अपने कर्म और सोच की
अहमियत को समझाता है। और एक चीज़ बताऊँ तो ये मोनेस्ट्री जो है वो गुरु पद्मसंभा को डेडिकेटेड है। गुरु पद्मसंभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बैड एनर्जी जो होती है, मतलब डीमंस एक तरीके से बोल लो, बैड एनर्जी वाले लोग, उनको वो कन्वर्ट करते थे इनटू अ गुड पीपल। उस वजह से उनको लोग पूजते हैं। ये जो मोनेस्ट्री है वो उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो आप जब यहाँ पे विजिट करोगे तो यहाँ के मॉन्क्स और इस मोनेस्ट्री की सारी चीज़ें, उनमें झलक दिखेगी कि वो सारी चीज़ें ज़्यादातर गुरु पद्मसंभा को ही डेडिकेटेड की हुई है। और एक चीज़ बताऊँ तो इस मोनेस्ट्री में अब जब एंटर करोगे तो उसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पर एक छोटा सा गेट है। वो गेट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रेयर व्हील है उस गेट के अंदर, वो छोटे से रूम में। उसको भी विजिट करना ना भूले। अब हेमिस मोनेस्ट्री में सुकून भरा वक्त बिताने के बाद हम शाम होते ही वापस लेह की तरफ निकल पड़े। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और हमें भी एहसास हो रहा था कि लेह में ये हमारी आखिरी आराम वाली रात होने वाली है, क्योंकि अगले दिन से हमारे असली लद्दाख एडवेंचर की शुरुआत होने वाली थी। और उसके बाद हम लगभग 8 दिन तक लेह वापस नहीं आने वाले थे। इसी तैयारी के लिए लेह पहुंचते ही हम बाइक्स लेकर सीधा तेंजिन भाई के गैराज गए, ताकि उनमें कैरियर्स और एक्स्ट्रा पेट्रोल के कैंस लग सके और एक फाइनल चेकअप भी हो जाए। बाइक्स उनके पास छोड़कर हम निकल पड़े लेह मार्केट की तरफ। अब बारी थी कुछ लास्ट मिनट शॉपिंग की, और वैसे भी कृणाल को अपनी जैकेट में काफ़ी ठंड लग रही थी, इसीलिए हम पहुंच गए एक आर्मी स्टोर, जहां जैकेट्स, शूज, बंजी कॉर्ड्स और राइडिंग गियर्स अच्छी क्वालिटी में और रिजनेबल प्राइस पर मिल जाता है। यहीं से कृणाल के लिए एक नई जैकेट लेने के बाद हम वापस निकले। तभी रास्ते में हमारी नज़र पड़ी सी बकथ्रोन बेरी जूस पर। मैं और भाविन इसे लगभग 5 साल बाद देख रहे थे, तो बिना सोचे हम शॉप के अंदर चले गए और मौका देखते ही अपने बाकी 3 दोस्तों को भी पहली बार ये फेमस लद्दाखी जूस टेस्ट करवाया। और सच कहूँ तो इतनी ठंड में इसका टेस्ट और भी यादगार लग रहा था। और कल का राइड का सिचुएशन ऐसा है कि खारदुंगला पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो पुलिस वाले हम लोगों को चेक पोस्ट से आगे अकेले नहीं जाने देंगे। तो अभी हम लोग का प्लान ये है कि कल सुबह 8 बजे के आसपास कुछ तेंजिन भाई को हम लोग हमारी बाइक्स दे देंगे, वो लोड कर देंगे कैरियर में, 2 कैरियर में, और फिर उसी कैरियर्स में हम लोग बैठकर खारदुंगला क्रॉस कर उसके दूसरी साइड जो वो चेक पोस्ट है नॉर्थ पोलू, वहाँ तक वो हमको ड्रॉप करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग राइड स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों में से 2 लोगों को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, एक प्रशांत और भाविन को। आई होप कि उनके लिए कल का राइड अच्छा रहे, क्योंकि फिर वो टेम्पो ट्रैवलर के बाद फिर वापस बाइक राइड भी करना है। तो अगर उनका टेम्पो ट्रैवलर का ही सफ़र अच्छा नहीं रहा तो फिर बाइक राइड में उनको मुश्किल ही होगी। सो लेट्स सी कैसा जाता है, बट आई होप सब कुछ ठीक रहे। बट एक चीज़ डेफिनेट है कि कल हम लोगों को स्नो भरपूर दिखने वाला है खारदुंगला पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है वहाँ पे, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो तब तक आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड लेट्स सी कल का दिन कैसा जाता है। सो तब तक के लिए सबको झूले, एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। सी यू टुमारो। और ऐसा माना जाता है कि इस स्टैचू को बनाने के पीछे का पर्पस यही था कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पीस मेंटेन रहे। तो फाइनली इस ट्रिप का पहला झगड़ा पानी के लिए हुआ है।